नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक श्योरान। हम पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम इसकी और बाकी के बचे हुए पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस हमारी सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है। जिस तरह आप देख पा रहे हैं एनिमल सेल के अंदर ये जो ब्लू या फिर पर्पल कलर का जो भी ऑर्गेनल दिखाई दे रहा है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इधर भी आप देख पा रहे हैं ये जो है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और लार्ज स्फेरिकल शेप के अंदर होता है। ऑर्गेनल किसे कहते हैं? जो भी सेल के जो पार्ट्स होते हैं, मीन्स जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनल कहते हैं। ये हमारी सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है और इसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन है। इस तरह आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। और जो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, जो भी हमारी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को कंट्रोल न्यूक्लियस ही करता है। और ये जो हमारी जितने भी हेरेडिटरी या फिर जो भी इनहेरिटेंस होती है वो भी किसके थ्रू होती है? वो भी न्यूक्लियस के थ्रू होती है। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, मीन्स जो भी गुण हमारे माता पिता से हमारे अंदर आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? वो न्यूक्लियस की वजह से आते हैं। और जो ये प्रॉपर्टी होती है इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं या फिर इन्हें अनुवांशिकता भी बोलते हैं। जो गुण होते हैं इन्हें बोलते हैं हम अनुवांशिक गुण। तो इस तरह जो इनहेरिटेंस के अंदर न्यूक्लियस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होते हैं। तो जो जीन होते हैं ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी इनहेरिटेंस होती है, जो इनहेरिटेंस का फंक्शन होता है उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जीन कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो भी जीन्स है या फिर जो भी न्यूक्लियोलस है ये सभी किसके द्वारा बाउंड होते हैं? बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर बाउंड करके रखे जाते हैं। ये तो हमें बता दिया कि ये जो जीन होती है वो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर इनहेरिटेंस का काम करता है। मीन्स जो उनके माता पिता के आनुवांशिक गुण हैं जो बच्चों में आते हैं वो जीन्स के थ्रू आते हैं। और जो भी हमारी सेल के अंदर जो भी लिविंग मटेरियल होता है या फिर जो लिविंग मैटर्स होते हैं उन सभी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है। ये सभी क्या है? ये सभी डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं। इन्हीं को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मीन्स जो भी लिविंग मैटर है, जो अभी सेल है, सेल जीवित है तो इसके अंदर क्या है? सभी लिविंग है। लिविंग जिस तरह साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियस हो गया, ये सभी क्या है? लिविंग ऑर्गेनल्स हैं। तो फिर इसलिए इन्हें हमें प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। न्यूक्लियस इज ए लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल्स। मीन्स जो आपको बहुत ही जो मेनली सबसे बड़ा ऑर्गेन होता है जो सेल के अंदर ऑर्गेनल होता है जो सेल के अंदर होता है वो न्यूक्लियस ही होता है। ये आपको स्फेरिकल शेप में देखने को मिलेगा। मीन्स कुछ इस तरह राउंड शेप में आपको देखने को मिला। जिधर आप इधर भी देख पा रहे हैं और ये भी इधर, ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। तो इधर भी आपने देखा कि न्यूक्लियस है और इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है हमारी सेल के अंदर। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म मीन्स जो भी सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसे ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म से जो न्यूक्लियस को अलग करते हैं इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसकी एक खुद की मेम्ब्रेन होती है। ये हमें प्लांट सेल के अंदर भी देखने को मिलता है और ये हमें एनिमल सेल के अंदर भी देखने को मिलता है। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़। मीन्स जो हमारी सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी न्यूक्लियस के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मीन्स जो भी गुण हैं जो अपने जो बच्चे हैं उनके अंदर जो उनके माता पिता से आते हैं उन्हें हम इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी कि अनुवांशिकता कहते हैं। न्यूक्लियस प्लेज ए रोल इन इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस मीन्स जो भी माता पिता के गुण जो बच्चों के अंदर आते हैं उनके लिए लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो न्यूक्लियस होता है।
न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होते हैं। वो जीन क्या करते हैं, जो उनके माता पिता के गुण हैं वो बच्चों के अंदर लाते हैं। मीन्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण आते हैं वो जीन्स की वजह से आते हैं, और वो जीन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह के आपको धागे या फिर रेशेनुमा कुछ आकृतियाँ देखने को मिलेगी, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होते हैं, यही जीन ही होते हैं जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये होगा न्यूक्लियस। अब इसके कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन है। जैसा कि आपको बताया था कि जो इनहेरिटेंस होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है, और जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी सेल के अंदर होती हैं वो भी सभी न्यूक्लियस के द्वारा मेंटेन की जाती हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको इधर राउंड राउंड शेप के अंदर ये दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इधर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इनके बारे में हम हायर क्लासेज में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी सेल के अंदर जो भी लिविंग पार्ट होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक तरह का लिक्विड सब्सटेंस ही होता है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इसके अंदर हो जाते हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनेल्स हैं उन सभी को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। The function of chromosomes is to transfer the characteristics from parents to the offspring through the genes। मीन्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम गुणसूत्र बोलते हैं, उनका क्या काम होता है, ये जो पेरेंट से, माता पिता से बच्चों के अंदर गुण ट्रांसफ़र करते हैं। मीन्स जो कहते हैं कि ये बच्चा है अपने पापा के ऊपर गया है या फिर अपनी मम्मी के ऊपर गया है। मीन्स जो उनकी कुछ रिजेम्बलेंस होती है, यानी कि जो उनके अपने माता पिता से कुछ समानताएं होती है, जिनकी वजह से, ये किनकी वजह से होती है, ये सभी क्रोमोसोम्स या फिर जीन्स की वजह से होती है। द न्यूक्लियस आल्सो कंटेन्स ए टीनी रोड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर आपको जो टीनी राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इन्हें हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ऑल द लिविंग मैटर इन ए सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। मीन्स जो सेल के अंदर जो भी लिविंग मैटर होता है, मीन्स जो भी मटेरियल जो जिंदा होता है, मीन्स जिसके थ्रू सभी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि वो कोई भी पार्ट लिविंग होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। तो फिर जो भी वो लिविंग मैटर, मीन्स जिसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसे ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज ए लिक्विड सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक तरह का लिक्विड सब्सटेंस होता है। लिक्विड सब्सटेंस आपको कहाँ कहाँ देखने के अंदर मिलता है, सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस के अंदर भी देखने को मिलेगा, कुछ साइटोप्लाज्म भी है, और फिर कुछ और अदर ऑर्गेनेल्स भी है जिनके अंदर आपको ये लिक्विड सब्सटेंस देखने को मिलेगा। ये जो भी लिक्विड सब्सटेंस और जो लिविंग होता है उसे ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ओनली 4 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो प्रोटोप्लाज्म होता है मेनली 4 कंपाउंड से मिलकर बना होता है, 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ये कौन कौन से एलिमेंट है, ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन काम होता है वो हमारी सेल के अंदर एनर्जी की सप्लाई करता है। मीन्स जिस तरह आप देख पा रहे हैं ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके अंदर भी ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। मीन्स ये एक टीनी रोड शेप्ड या फिर कुछ राउंड शेप का या फिर कुछ आपको इस तरह का देखने को मिलता है, ये स्ट्रक्चर होता है, इसे ही हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस का क्या काम होता है, जिस तरह हमारे जो आसपास के गाँव में पावर हाउस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है, तो फिर वो क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। इसी तरह जो हमारी सेल के अंदर जो भी मूवमेंट्स होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो फिर वो एनर्जी कौन सप्लाई करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही सप्लाई करता है। और ये किस तरह से सप्लाई करता है, ये इसके अंदर एनर्जी आती कहाँ से, ये रिस्पायरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मीन्स जो भी इसके पास ग्लूकोज है और जो हमारे ऑक्सीजन लेगा, ग्लूकोज के और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के आपस में क्या निकलेगी, एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, और एटीपी और एडीपी की फॉर्म में निकलती है वो एनर्जी। तो फिर जो एनर्जी होती है
और उसके साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में आएगी, वो एटीपी में आएगी। तो जो एनर्जी करेंसी है वो किसे कहते हैं, वो हम एटीपी को कहते हैं, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में और थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हम हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। ये जो कोई सेल होते हैं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो फिर क्या होगा कि सेल को जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होंगे उनको उतनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से जो सेल के अंदर जो भी मूवमेंट है उन्हें करने में आसानी होगी और ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगी। तो फिर क्या होगा, वो भी एनर्जेटिक होंगे, उन्हें भी काम करने में आसानी हो जाएगी और उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। Mitochondria are the teeny rod-shaped or spherical organelle which are found in all the cell। मीन्स जो आपको भी बताया था कि जो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। मीन्स जो हमारी सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए एनर्जी सप्लाई करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। This energy is produced by the process of respiration, in which food is broken down by the oxygen। मीन्स जो भी हमारे पास ग्लूकोज आए या फिर जो फूड की जो फॉर्म आई, जो ग्लूकोज की फॉर्म में आती है, तो फिर ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमारी बॉडी से हम बाहर निकाल देते हैं, जब ब्रेथिंग करते हैं तो उस दौरान क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो हमने ऑक्सीजन अंदर ली तो फिर ये क्या किया, ये सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस ऑक्सीजन को लेके ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके उसके साथ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको यूटिलाइज करके जो हमारे सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं उनको सप्लाई कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। मीन्स जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द साइटोप्लाज्म इन ऑल द सेल। मीन्स जो हमारी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उसके दौरान हमें क्या होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो जो भी एक्टिविटीज़ है जो हमारी सेल के अंदर होती रहती है वो इजीली हो सकेगी। तो फिर इस तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम मेनली क्या कहते हैं, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल वॉल किसे कहते हैं, ये सेल वॉल जो है जो भी एनिमल सेल के अंदर तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ हमें प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में आप कुछ देख पा रहे हैं, ये इस तरह का एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इसे ही हम सेल वॉल कहते हैं। ये क्या काम करती है, ये बहुत ही मोटी होती है और जो अंदर की सेल होती है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और ये बहुत ही टफ यानी कि हार्ड या फिर कठोर मटेरियल से बनी होती है, जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज से बनी होती है। तो फिर इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारी जो प्लांट सेल होती है उसको शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी कि उसकी जो सेफ्टी भी करती है और उसको एक प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करती है। ये आपको एनिमल सेल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, ये जो आपको सिर्फ प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलती है। इसे हम सेल का नॉन लिविंग पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है और इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर कोई जान नहीं होती। जिस तरह आपने देखा होगा कि बाहर जो पेड़ की छाल होती है, तो फिर वो क्या होता है, जो पेड़ की छाल होती है वो नॉन लिविंग होती है, तो वो क्या करती है, उसको एक शेप और उसकी प्रोटेक्शन करती है। तो फिर इस तरह जो होती है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। द प्लांट सेल्स हैव ए थिक सेल वॉल अराउंड देम आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। मीन्स जो इसकी सेल की जो मेम्ब्रेन है आप इधर देख पा रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इसकी सराउंडिंग में जो आपको ये ग्रीन दिखाई दे रही है, ये सभी क्या है, ये सेल वॉल है। ये बहुत ही टफ मटेरियल से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं उसे हम सेलुलोज कहते हैं। सेल वॉल गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द प्लांट सेल। मीन्स जो भी इस प्लांट की सेल होती है उनको शेप भी प्रोवाइड करती है और एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, ताकि जो आउटसाइड से कोई डैमेज ना हो। द सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। मीन्स जो सेल वॉल है ये आपको एनिमल सेल्स के अंदर देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ आपको प्लांट सेल के अंदर ही देखने को मिलती है। द सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। क्योंकि ये नॉन लिविंग पार्ट होता है, क्योंकि इसी को एनर्जी की अंदर ज़रूरत नहीं होती, न ही कोई ये मूवमेंट करता है, ये सिर्फ आप इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसको शेप प्रोवाइड करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।